हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च के एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है गेम थ्योरी या थ्योरी ऑफ गेम। ठीक है, गेम थ्योरी क्या टॉपिक है, ये किस किस तरीके से आया है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुई है इसमें, ये सारी की सारी जो बातें हैं इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, गेम थ्योरी। तो ये पहला पार्ट है हमारा। ठीक है, इसके बाद जो होंगे हम सारे के सारे पार्ट्स में आगे की चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो पहले पार्ट में देखिए, हर चीज जब भी हम अपने लेक्चर की बात करें तो हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वो लेक्चर कहाँ से आया है, वो टॉपिक कहाँ से आया है, और उस टॉपिक में क्या क्या जो है की पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे टॉपिक को समझने के लिए, और क्या क्या उसमें जो होंगी हम बोल सकते हैं टर्म्स होंगी जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। वो सब पढ़ाने के बाद में हम एक टॉपिक से या बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसको आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक जो भी होता है या कोई भी मतलब जैसे थ्योरी होती है वो किसी ना किसी के द्वारा डेवलप करी जाती है। ऐसे ही गेम थ्योरी को डेवलप करने के लिए जो श्रेय जाता है वो इन दो लोगों को जाता है। पहले जो हैं वो इस तरफ लिखे हुए हैं, इनका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन जो हैं ये अमेरिकन मैथमेटिशियन हैं, बहुत ही बढ़िया है, अपने टाइम के फिजिसिस्ट भी रहे हैं ये। तो इनको काफी सारी चीजें मिली है, नोबेल भी मिला है इनको 1944 में, आप चेक करेंगे इनको। ठीक है, तो गेम थ्योरी के लिए ही मिला है इनको नोबेल जो मिला है। ठीक है, और दूसरे हैं ऑस्कर जी। ऑस्कर जी जो है वो ये हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को करने के लिए कुछ लोगों का हाथ होता है, तो ऑस्कर जी का ये वाला हाथ है गेम थ्योरी को डेवलप करने में। ठीक है, तो गेम थ्योरी जो है वो इन दोनों लोगों ने जो है वो डेवलप करी है। ऑपरेशन रिसर्च की अगर हम बात करें, ये ज्यादा पुराना टॉपिक नहीं है, यानी ये 19 सेंचुरी के बाद में जो ये टॉपिक है ये डेवलप हुआ है पूरा का पूरा। और प्रिसाइजली बोले तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो डेवलप हुआ है, चाहे वो इन्वेंट्री प्रॉब्लम हो, डिसीजन मेकिंग हो, गेम थ्योरी हो। गेम थ्योरी 1944 में जो है वो डेवलप हुई है, 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी अगर आपको पता हो तो। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी और इसमें जो है डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वेंटरी प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेस थे हमारे पास में। तब ऑपरेशन रिसर्च का बहुत ज्यादा यूज करा गया था। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड अगर आपको याद हो तो दो पक्षों में हुई थी, अलाइज और एक्सिस, है ना। नाजीज वाले जो थे, है ना, और अलाइज जो थे जिसमें हम भी आ रहे थे, जिसमें ब्रिटेन का पार्ट भी था। ठीक है, तो वो सारे के सारे उनके बीच में हुई थी। वो कैसे हुई थी उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं टॉपिक के ऊपर। तो इस टॉपिक का यूज क्या है, ठीक है, ये टॉपिक का क्या यूज है। गेम थ्योरी एक्चुअल में जो टॉपिक है ये एक सिर्फ गेम, मतलब ज्यादातर बच्चों का ये सोचना होता है कि गेम थ्योरी तो कोई गेम खिला रहे होंगे। नहीं, गेम नहीं होती। एक्चुअल में कभी भी ऐसा होता है, कोई वॉर की सिचुएशन हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको लगता है कि हमारा लॉस या हमारा बेनिफिट हो सकता है, तो वो एक कम्पिटिटिव सिचुएशन होती है। कम्पिटिटिव सिचुएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी स्टेप लिया है, ठीक है, रैशनली सोच के, है ना, तो उसके क्या आउटकम हो सकते हैं वो आपको पहले से आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता या आपने कहीं भी गलत डिसीजन लिए तो आपको बहुत ज्यादा भारी भरकम नुकसान हो सकता है। ये नुकसान से बचने के लिए एक डिसीजन मेकिंग का प्रॉपर साइंटिफिक तरीका हमारे को या पैटर्न चाहिए था, जिसको गेम थ्योरी के द्वारा डेवलप करा गया। अब गेम थ्योरी में करते क्या है हम। गेम थ्योरी में अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम गेम की, है ना। तो गेम क्या होती है, गेम याद रखिएगा, गेम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ खेल रहे हो। गेम का मतलब कुछ भी हो सकता है। गेम का मतलब ऐसी कम्पिटिटिव सिचुएशन जिसमें आपको रेशनल, रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और आपको कुछ उसके बेसिस पे डिसीजन लेने होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, गेम बोल देते हैं। तो गेम क्या है, एक्चुअल में एक कम्पिटिटिव सिचुएशन है। ठीक है, कम्पिटिटिव सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करने होते हैं, रैशनल या लॉजिकल डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए जैसे दही सारे के सारे बच्चे खाते होंगे, दही खाते हो आप, दही, हाँ, कर्ड की बात कर रहा हूं मैं, दही की। ठीक है, तो दही अगर आप खाते हो तो दही देखो, दो ब्रांड जो है वो बड़े फेमस हैं दही में। एक तो अमूल, अमूल की दही आती है, और एक मदर डेयरी, मदर डेयरी की दही आती है, पता है ना। तो मदर डेयरी की दही आती है, अमूल की दही आती है। सपोज करो अमूल जो है स्टार्टिंग फेज में अपनी ये वाली दही बना रही थी, पैकेट वाली। ठीक है, क्रीमी एंड टेस्टी, ठीक है, टेस्टी दही। ठीक है, और मदर मदर डेयरी जो है वो ये वाली बना रही थी, ये क्लासिक कर्ड, है ना। तो अब हुआ क्या, अमूल और मदर डेयरी ये जो दही है, सपोज करो 10 रुपए का पैकेट बेच रहे हैं। ठीक है,
सपोज करो ये 10 रुपए का, ये पहला वाला 10 रुपए का पैकेट बेच रहे हैं। अब अमूल के दिमाग में जो है, अमूल कंपनी के दिमाग में ये चीज आई है कि, या मदर डेयरी के दिमाग में ये चीज आई है कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपना, ठीक है। हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सपोज करो अमूल के दिमाग में ये आई है। अमूल कंपनी जो है वो चाहती है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो, एक नई तरह की दही लॉन्च हो हमारे पास में। और इस दही में हम क्या करेंगे, कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, कुछ मसाले डालेंगे, यानी ये मसाला वाली दही होगी कोई बढ़िया सी। तो मान लेते हैं इस दही का नाम उन्होंने रखा मस्ती दही, है ना। अमूल का मस्ती दही मान लेते हैं, अभी ये मार्केट में जो है वो डालना चाह रहे हैं, यानी लाना चाह रहे हैं मस्ती दही। तो मस्ती दही वो लेकर आने चाह रहे हैं। मतलब इस दही को खा के आपको इतना बढ़िया मजा आएगा, मस्ती आएगी कि मन करेगा कि यही दही खाते रहें, ठीक है। तो मस्ती दही वो लेकर आए, सपोज करें वो ये चाह रहे हैं कि वो लेकर आए। और इस दही का रेट जो है वो 12 रुपए रखेंगे, वो सेम अमाउंट पे, क्वांटिटी मान के चलिए सेम है, ठीक है। 12 रुपए रखेंगे, कुछ अपने मसाले डालेंगे इसमें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मिर्च मसाला, कुछ और मसाला, जो भी मसाला दही में डल सकता है, वो स्पेशल मसाले डाल रहे हैं। जैसे मैगी मसाला होता है ना स्पेशल वाला, वैसे ही सपोज करिए डाल रहे हैं। अब ये इनकी स्ट्रेटेजी है, ये प्लानिंग है फ्यूचर के लिए, कि ये फ्यूचर में ऐसा करना चाह रहे हैं। ये मस्ती नाम की एक दही लेकर आने चाह रहे हैं, जिससे इनकी सेल जो है वो, ये सोच रहे हैं कि इंक्रीज हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। अब ये बात इनकी जो है एक कंपनी को पता लगी जो इनके कंपटीशन में चल रही है, ठीक है, जो जिसका नाम है मदर डेयरी। मदर डेयरी जो है वो क्लासिक कर्ड बेच रही है। अब इनको ये पता लग गया कि अमूल जो है वो एक नया प्लांट लगा रही है, और इसमें क्या कर रही है, वो कुछ नए फ्लेवर्स की दही लेकर आ रही है ना। उसका नाम जो भी हो, इनको नाम थोड़ी ना पता होगा, है ना। तो उसका नाम जो भी हो, मस्ती दही या कुछ भी, एक नए फ्लेवर की दही लेकर आ रही है, और उसका प्राइस वो कुछ 12 रुपए के आसपास रखने वाली है ना। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोग, ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको ये चीज अच्छी लगती है तो इसको वो खरीदना शुरू करेंगे। 2 रुपए की बात है, 2 रुपए लोग एक्स्ट्रा खर्च कर लेंगे। जैसे सपोज करो एक्लेयर्स एक टॉफी होती थी पहले, एक्लेयर्स, है ना, वो बड़ी बिकती थी। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद में एक टॉफी आई पल्स, याद होगा आपको, पल्स अभी भी बिकती है मार्केट में, है ना। तो पल्स की एकदम से रेट जो है वो, मतलब डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। सेम क्वांटिटी थी वो, सेम अमाउंट में थी, लेकिन उसमें एक चीज थी, उसमें उन्होंने फ्लेवर डाला था, और ऐसा फ्लेवर डाला था जो आज तक किसी ने नहीं डाला था। तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा उस समय बढ़ गई, और उसने एक्लेयर्स को एकदम से लगभग वॉश ही कर दिया, मार्केट से हटा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो वॉश आउट कर दिया उसने। तो यही चीज होती है दूसरी कंपनीज के साथ में, अगर एक कंपनी बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करने लग जाती है, तो दूसरी कंपनी की चीजें जो होती है वो कम बिकनी शुरू हो जाती है, और वो कंपनी लगभग लगभग खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो यही काम मदर डेयरी को पता लग गया कि भाई साहब ये दही बेच रहे हैं, और ये दही जो है वो नई वाली लेकर आ रहे हैं, मस्ती नाम की दही लेकर आ रहे हैं, इनकी मस्ती हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक हो सकती है। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये कुछ डिसीजन लेंगे, रैशनल डिसीजन लेंगे। और ये कंपनी एक ऐसा डिसीजन लेगी, इनके पास में अब दो तरह की चॉइसेस हैं। दो तरह की चॉइसेस क्या, ये अपनी क्या करना चाह रहे हैं, इनको ये पता है कि भैया हमारा जो है प्रॉफिट मैक्सिमम कर रहे हैं हम मतलब हम पहले 10 रुपए की कोई चीज बेच रहे थे, ये भी 10 की बेच रहे थे। तो इस कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, ये चाह रही है कि अपना जो प्रॉफिट 10 रुपए का था उसको मैं मैक्सिमम करूं, यानी बढ़ाऊं, 10 से 12 करूं, 15 करूं, है ना, 10 रुपए से इंक्रीज करूं, है ना। तो जितना भी पहले प्रॉफिट हो रहा था, या पहले जितनी की बिक्री थी, उसमें प्रॉफिट जितना हो सके और मैक्सिमाइज करना। तो ये क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रही है पहली कंपनी अपना प्रॉफिट। क्या ये बात सही है, मैक्सिमाइज कर रही है अपना प्रॉफिट, ठीक है। दूसरी कंपनी क्या करेगी, अगर पहली कंपनी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी या डिसीजन लेती है, कोई स्ट्रेटेजी यूज करती है, तो दूसरी कंपनी का ऑब्वियस सी बात है लॉस होना शुरू करेगा, है ना। जो उसके सामने कंपनी जो उसको ही टक्कर दे रही है, उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इनका अब काम ये होगा कि ये अपने लॉस को मिनिमम किस तरीके से करें, इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाए, है ना। तो इनका काम होता है अपने लॉस को मिनिमाइज करना। तो अब इसके पास में दो स्ट्रेटेजी है। दो स्ट्रेटेजी कौन कौन सी, पहली स्ट्रेटेजी तो यह है कि वो भी अमूल को टक्कर देने के लिए एक नया दही का जो है वो लॉन्च कर दें। जैसे मस्ती है तो मस्ती के नाम पे अल्टीमेट दही लेकर आ जाएंगे कुछ, है ना, 12 रुपए पे, सेम 12 रुपए है, अल्टीमेट नाम की एक दही लेकर आ जाए, उसमें भी ये अपने मसाले यूज करने लग जाए। पहली चीज तो ये है। अब हो सकता है इनके मसाले अच्छे हों या इनके अच्छे हों, तो डिपेंडेंसी आ जाती है, किसी का मैक्सिमम किसी का मिनिमम लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, तो वो डिपेंडेंसी पे है। या ये ऐसा भी कर सकते हैं कि लोगों को ना ये जो 10 रुपए वाली दही है, ये कम मार्जिन पे 8 रुपए में बेचना शुरू कर दें, है ना। अमूल मस्ती 12 रुपए की आएगी अब, लेकिन ये जो क्लासिक कर्ड बेच रहे हैं वो सिर्फ 8 रुपए की बेच रहे हैं।
तो दो तरह के लोग होते हैं। पहले इंसान ये होते हैं जो क्वालिटी पे खरीदते हैं सामान को, दूसरे इंसान ये होते हैं जो क्वांटिटी पे खरीदते हैं। इंडिया में दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो 8 रुपए की देखकर, 10 रुपए वाली दही को 8 रुपए की देखकर इसको ज्यादा खरीदने लग जाएं, और इनसे इनका लॉस जो है वो कम से कम लॉस हो, क्योंकि वो 12 रुपए की दही खरीदने की जगह पे 8 रुपए की दही खरीदना शुरू कर देंगे, है ना। इसी तरीके से दूसरा ये हो सकता है कि वो 12 रुपए की दही अगर वो नई लॉन्च करते हैं, ठीक है, नई दही मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो, तो इन दोनों में से कोई भी एक दही लोग स्वाद के अनुसार खरीद लें, है ना। तो इसमें क्या होगा, इनका लॉस मिनिमम ही रहेगा, क्योंकि इनके पास भी दो प्रोडक्ट हैं, इनके पास भी दो प्रोडक्ट हैं। तो इसमें ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कौन सी होगी इनकी, कि किस में ज्यादा फायदा होगा, कौन सा डिसीजन लेने पे हमारे को लॉस कम से कम होगा, और इनका कौन सा डिसीजन लेने पर इनको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। यही चीज की स्टडी होती है आपकी गेम थ्योरी में। मैंने आपको 8 मिनट के आसपास लगाए हैं इस चीज को समझाने में। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? गेम थ्योरी में हम कर क्या रहे हैं? गेम थ्योरी एक तरह से डिसीजन मेकिंग टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें दो कंपनी या दो से ज्यादा कंपनी या दो प्लेयर या दो से ज्यादा प्लेयर्स, है ना, कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं। और वो डिसीजन मेकिंग इस तरीके से करते हैं, अगर मान लेते हैं जैसे दो कंपनी है हमारे पास में, जैसे ये सपोज करो ये पहली कंपनी है, इसका नाम ए है, ए फॉर अमूल, इसका नाम है बी। तो इसमें डिसीजन मेकिंग इस तरीके से होती है कि पहला वाला जो होगा वो अपना प्रॉफिट करना चाहेगा, और दूसरा वाला ये चाहेगा कि हमारा लॉस मिनिमम हो, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और दूसरा क्या बोलेगा, लॉस मिनिमम हो। तो कभी भी अगर मान लेते हैं दो कंपनी या तीन कंपनी या दो से ज्यादा प्लेयर या दो प्लेयर, है ना, या दो लोग जो है वो आपस में कंपटीशन करते हैं, या दो एंटिटीज आपस में कंपटीशन करती हैं, या एक दूसरे में कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेती है, तो इनको बोला जाता है बच्चे प्लेयर। क्या बोलते हैं? प्लेयर्स। तो प्लेयर्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि दो लोग, प्लेयर्स का मतलब ये है कि दो एंटिटीज हैं। वो एंटिटीज का मतलब वो कंपनी भी हो सकती है, वो दो देश भी हो सकते हैं, वो दो सिटीज भी हो सकती हैं, कंट्री हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, कैपिटल्स हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो जो जो चीजें भाग ले रही हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में, जिससे उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, है ना, या अपना गेन जो है वो ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, या लॉस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कम्पिटिटिव सिचुएशन जो होती है वो कहलाती है गेम। और इस कम्पिटिटिव सिचुएशन में जो चीजें भाग ले रही हैं, जो एंटिटीज भाग ले रही हैं, उनको बोलते हैं हम प्लेयर्स। याद रखिएगा, किसी भी मतलब जब हम गेम थ्योरी की बात करते हैं, तो गेम थ्योरी में नंबर ऑफ प्लेयर्स जो होते हैं वो ऑलवेज फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। तो प्लेयर्स तो फाइनाइट होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी जो होती है वो इनफाइनाइट हो सकती है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं किसी भी मतलब गेम को प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे इसके बेसिस पे जो होता है, गेम थ्योरी को जो है वो चार पार्ट में हमने बांटा हुआ है। देखो चार पार्ट में, वैसे तो चार से ज्यादा भी होते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड भी होता है, बताएंगे उसको। एक होता है इसमें मिनीमैक्स और मैक्सिमिन मेथड, ठीक है। गेम थ्योरी को जब हम पढ़ेंगे तो इसको चार तरीके से पढ़ेंगे। मिनीमैक्स या मैक्सिमिन मेथड, जिसको हम प्योर स्ट्रेटेजी का मेथड कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डोमिनेंस रूल, ठीक है। डोमिनेंस रूल ऑलवेज मिक्स स्ट्रेटेजी में लगता है, ठीक है, मिक्स स्ट्रेटेजी में लगता है। बताएंगे अभी क्या क्या होता है ये प्योर स्ट्रेटेजी, मिक्स स्ट्रेटेजी क्या क्या होता है। तीसरा होता है एल्जेब्राइक मेथड, फिर मैट्रिक्स मेथड, और लास्ट में एक आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड भी होता है, जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी आप चिंता ना करिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब मैं देख लूंगा क्या क्या आपकी उसमें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। अब जो जो इसमें आपको दिख रहा है सारा का सारा, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा हम पढ़ा देंगे उसमें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे मिक्स मैन सॉरी मैक्सिमिन और मिनीमैक्स मेथड से, जिसको हम प्योर स्ट्रेटेजी का मेथड कहते हैं। क्या होती हैं ये सब मेथड और क्या होती है प्योर स्ट्रेटेजी, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें रिवाइज करते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जो गेम होती है, गेम क्या होती है, कम्पिटिटिव सिचुएशन होती है। कम्पिटिटिव सिचुएशन होती है, तो कभी भी अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई भी कम्पिटिटिव सिचुएशन आ रही है कुछ प्लेयर्स के बीच में, तो वो एक गेम कहलाएगी, ठीक है, क्लियर। जब भी गेम की बात करें तो गेम में फाइनाइट नंबर ऑफ कंपिटिटर्स होते हैं, जिनको प्लेयर्स बोला जाता है। फाइनाइट अभी ये थोड़ी देर पहले बात करी थी, लेकिन इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती हैं। मतलब अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन is available to each players. The list need not to be the same for each players.
ठीक है। सच अ गेम इज सेड टू बी इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है स्ट्रेटेजी, है ना। जब भी हम किसी भी गेम को लिए कुछ एक रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, तो वो डिसीजन ही हमारी स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी हमारी फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है, डिपेंड करता है हमारी गेम पर। ठीक है, ये फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है, और ये जरूरी नहीं है कि सेम हो, अलग अलग हो सकती है, हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ये गेम की जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, गेम थ्योरी में ये माना जाता है कि अगर मान लेते हैं दो प्लेयर आपस में जो है वो एक गेम को परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जैसे ए और बी, अमूल और हमने मदर डेयरी का एग्जांपल लिया था, तो ये दोनों एक रैशनल और इंटेलिजेंट प्लेयर है, और दोनों रैशनली और इंटेलिजेंटली सोच रहे हैं। गेम थ्योरी की ये लिमिटेशन भी है और गेम थ्योरी की ये प्रॉपर्टी भी है। मतलब गेम थ्योरी की अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, गेम थ्योरी में ये मान के चला जाता है कि दोनों प्लेयर्स जो हैं वो इक्वली वाइज हैं और इंटेलिजेंट है, रैशनल है। बट इन जनरल जब हम बात करते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की बात करते हैं या प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों प्लेयर्स जो हैं वो रैशनल हो या इंटेलिजेंट हो, या इक्वली रैशनल हो इक्वली इंटेलिजेंट हो, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक लिमिटेशन भी है और ये एक प्रॉपर्टी भी है गेम थ्योरी में, कि इसमें गेम थ्योरी में जब मान के चलते हैं तो ये मान के चलते हैं कि दोनों प्लेयर्स जो है वो बहुत रैशनल है और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, और दोनों जो है वो बेस्ट ऑप्टिमम प्रॉपर्टी जो है या आउटपुट जो है वो लेकर आना चाहते हैं अपने गेम को सॉल्व करने के लिए। तो गेम थ्योरी में हर प्लेयर का जो इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है, दो ही चीज होती है, अगर गेन हो रहा है तो उसको मैक्सिमम करो, और लॉस हो रहा है तो उसको मिनिमम करो। ठीक है, तो अगर आपको मान लेते हैं जैसे हम वर्ल्ड वॉर की बात करें, तो वर्ल्ड वॉर में अगर आपकी जाने जा रही हैं तो कोशिश ये होगा कि उसको कम करें, है ना। और अगर मान लेते हैं आपको कुछ और चीज का बेनिफिट हो रहा है तो कोशिश ये करेंगे कि उसको बेनिफिट को क्या करें, मैक्सिमम करें। ठीक है, तो यही काम जो होता है हमारा, ये गेम थ्योरी में हम करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे हम एक सबसे पहली स्ट्रेटेजी आती है हमारे पास में, प्योर स्ट्रेटेजी। प्योर स्ट्रेटेजी देखो नाम से पता लग रहा है, प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, शुद्ध वाला, वैसा नहीं है, देसी घी वाला स्ट्रेटेजी नहीं है। प्योर का मीनिंग बड़ा इजी है। प्योर का मीनिंग ये है कि जब आप क्या करो, आप पहले से एक रूल ऑफ एक्शन डिसाइड कर लो। यानी मैं इसको देखो पढ़ के बताता हूँ। अ प्योर स्ट्रेटेजी इज अ डिसीजन रूल ऑलवेज टू सेलेक्ट द सेम कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप मान लेते हैं, एक आपने रूल डिसाइड कर लिया कि मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, है ना, मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, सामने वाला कैसे भी खेले, तो एक पर्टिकुलर रूल आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इसी तरीके से एक्शन करूंगा अपने, या यही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, तो ये स्ट्रेटेजी होती है प्योर स्ट्रेटेजी। मतलब क्या होता है कि पहले से ही प्री डिसाइडेड रूल होते हैं प्योर स्ट्रेटेजी के लिए, कि आप यही करना चाहते हो। अब ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे तो बुक में भी लिखा हुआ है ना। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आपने बोला था आसानी से बताओगे, तो देखो मैं एक बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। आपने वो खेला है, क्या बोलते हैं, स्टोन पेपर सीजर, है ना, स्टोन पेपर सीजर खेला होगा आपने। तो स्टोन पेपर सीजर एक गेम होती है ना। तो उसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सामने वाला क्या निकालेगा, स्टोन निकालेगा, पेपर निकालेगा या सीजर निकालेगा, है ना। हाथ से करते हैं ना, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर ऐसे करके करते हैं ना उसको। ठीक है, याद है? नहीं याद है तो कोई भी कार्टून देख लेना, ठीक है, नोबिता वाला, शिनचैन वाला, आपको समझ में आ जाएगा। नोबिता वाले में ना, उसमें स्टोन पेपर सीजर करते हैं वो, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि स्टोन पेपर सीजर कौन सी स्ट्रेटेजी है ना, स्ट्रेटेजी कह रहा हूँ, कौन सी गेम होती है। ठीक है, तो जब भी आप स्टोन पेपर सीजर खेलते हो, तो यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बस ऐसे ही हाथ से ऐसे निकाल देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्री डिटरमाइंड होते हैं। प्री डिटरमाइंड का मतलब ये होता है कि वो पहले से ही सोच लेते हैं कि हमको पहले वाले, जैसे मान लेते हैं आपने 3 गेम करी स्टोन पेपर सीजर की, है ना। उसने पहले से ही सोच लिया, पहले मैं स्टोन निकालूंगा, दूसरे में मैं सीजर निकालूंगा, तीसरे में मैं क्या निकालूंगा, पेपर निकालूंगा। ठीक है, तो ये प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है। अब सामने वाला कुछ भी निकाले, मैं तो ये निकालूंगा। तो क्या करा, पहले में करा स्टोन पेपर सीजर, उसने निकाल लिया स्टोन। ठीक है, अब वो हारा या जीता वो बात की बात। ठीक है, उसके बाद में स्टोन पेपर सीजर, उसने सीजर निकाल ली। स्टोन पेपर सीजर, उसके बाद में उसने पेपर निकाल लिया। तो ये प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन जो होते हैं, इसको बोलते हैं प्योर स्ट्रेटेजी। अब ऐसा ये नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, हम इस तरीके से मूव को प्रेडिक्ट नहीं करते, है ना। गेम थ्योरी का लॉजिक ही क्या रहेगा जब हम इस तरीके से करेंगे तो उसको, है ना। अब इसमें इसमें हम करते क्या है, इसमें पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के फॉर्म पे ही चलते हैं। ठीक है, अब
मैं बताऊंगा उसको कैसे होता है वो सारा का सारा। ठीक है, नेक्स्ट होता है मिक्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, मिक्स स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि जब एक प्लेयर जो होगा वो दूसरे प्लेयर के मूव को पहले से ही गेस करना चाहेगा, यानी एक प्रोबेबिलिटी की बात रही कि सामने वाला प्लेयर क्या कर सकता है। जैसे व्हेन अ प्लेयर इज गेसिंग द नेक्स्ट मूव ऑफ द अपोनेंट, अ प्रोबेबिलिस्टिक इज क्रिएटेड हुज ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड गेन। Thus, a mixed strategy is to select among pure strategies with a fixed probability। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में सेम कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, तो क्या करना है, जो स्ट्रेटेजी यूज होगी वो प्योर स्ट्रेटेजी होगी, अदरवाइज कैसी स्ट्रेटेजी होगी, वो मिक्स स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी गेम को खेलते हैं, आज हम बात करने वाले हैं प्योर स्ट्रेटेजी के ऊपर सबसे पहले तो। और इसमें प्योर स्ट्रेटेजी में जब भी हम, या किसी भी मिक्स स्ट्रेटेजी में जब भी हम किसी भी गेम की बात करते हैं, तो गेम में एक मैट्रिक्स हम जनरेट करते हैं ऑलवेज, जिसको हम बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब पे ऑफ का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। पे ऑफ, पे ऑफ का मीनिंग होता है कि एक अमाउंट या एक क्वांटिटी, ठीक है, एक अमाउंट या क्वांटिटी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रही है, या एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को ट्रांसफर हो रही है, या कोई एंटिटी गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। ठीक है, हमने देखो तीन चार बातें बोली इसमें, है ना, तो इनमें से कोई भी एक बात, तो या तो कोई इंसान गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, वो जो अमाउंट या क्वांटिटी है। अब वो अमाउंट या क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, वो अमाउंट पैसा हो सकता है, पे ऑफ का मतलब पैसा भी होता है, कई बार पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कई बार कुछ और हो सकते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है गेम के ऊपर कि आप पॉइंट ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, क्या ले रहे हो उसको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक क्वांटिटी है, पर्टिकुलर क्वांटिटी, जो फर्स्ट पर्सन या विनर जो है वो गेन कर रहा होगा या मैक्सिमाइज करना चाह रहा होगा। ठीक है, और सेकंड पर्सन जो है वो क्या कर रहा होगा, उसको लूज कर रहा होगा। तो पे ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो एक तरह से एक मैट्रिक, नॉर्मल मैट्रिक्स की जैसी ही लगती है, लेकिन ये पेमेंट दिखाती है। ठीक है, कि किस प्लेयर को कितना मिलेगी और क्या स्ट्रेटेजी चलने पर कौन सी मिलेगी। ठीक है, ये कुछ दिखने में कुछ इस तरीके से होती है, अगर आप देख पा रहे हो इसको, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स। अब पे ऑफ मैट्रिक्स में आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक तो ये रो आपको ये पूरी की पूरी दिख रही होगी, ये वाली जिसमें हमने लिखा है B1 B2 B3, और एक आपको ये कॉलम दिख रहा होगा जिसमें A1 A2 A3 लिखा है हमने, है ना। तो ये जो होता है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे ना इसको, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने A1 A2 A3, ये होती है स्ट्रैटेजीज। क्या होती है, स्ट्रैटेजीज। दोबारा से सुनिएगा, स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजीज होती है, किसकी होती है, ए की, प्लेयर ए की स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, कि प्लेयर ए जो है वो क्या क्या स्ट्रैटेजी चूज कर सकता है जिससे उसको गेन या लॉस होगा। ठीक है, या उसका प्रॉफिट मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, दूसरा होता है ये प्लेयर बी की स्ट्रैटेजी होती है, B1 B2 और B3। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पे लिखते हैं A1 A2 A3, प्लेयर बी की स्ट्रेटेजीज को हम यहाँ पे लिखते हैं B1 B2 B3। अब ये जो ऑलवेज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, याद रखिएगा जो स्ट्रेटेजीज होती हैं ये होती है विनर की। किसकी होती है, विनर की। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी गेम को दिखाना चाह रहे हैं कि एक पर्सन विन कर रहा है, दूसरा पर्सन लूज कर रहा है, तो विन करने वाला पर्सन जो होगा अपने क्या बोलते हैं, गेन को मैक्सिमम करना चाह रहा होगा, तो उसको कितने कितने पॉइंट मिलेंगे, तो उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये ए की है, ये A2 का है, ये A3 का है। इसी तरीके से ये B1 B2 और B3 को जो दिखाते हैं वो हम कॉलम में दिखाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये होती है स्ट्रेटेजीज लूजर की। ठीक है, लूजर की, है ना, कि वो गेम जो हार रहा है, ठीक है, उसको कितना नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान को कैसे मिनिमम करेगा, है ना। अब इसको रीड किस तरीके से करते हैं, अगर मान लेते हैं जैसे आपको रीड करना है, तो जैसे आप इसको देख पा रहे हो, ये एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन है। तो ये जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं वैल्यू V11। ठीक है, V11 बोलते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको बोलते हैं V12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको बोलते हैं V13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। V21 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। V22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। V23, ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इसको बोलते हैं V31, V32 और V33। देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इनकी नोटेशन होती है। कुछ बुक्स में V से दिखाया जाता है, वैल्यूज के बेसिस पे दिखाया जाता है, कुछ बुक में जो होता है A से दिखाया जाता है। ठीक है, तो वो अलग अलग है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, अगर मान लेते हैं फर्स्ट, जैसे मान लेते हैं स्ट्रेटेजी और A1 और B1 चूज करते हैं,
तो इसको रीड करा जाता है ए की रिस्पेक्ट में, यानी ए को कितना पॉइंट मिल रहे हैं या कितने पॉइंट देने पड़ रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं, सपोज करो ये लिखा हुआ है, ठीक है, A1 B2, यानी अगर ए जो होता है वो फर्स्ट वाली स्ट्रेटेजी चूज करता है और बी जो होता है वो सेकंड वाली स्ट्रेटेजी चूज करता है, तो इसका मतलब ये होता है ए को 2 पॉइंट मिलेंगे। कहां से मिलेंगे भाई साहब? बी से मिलेंगे, ठीक है, यानी बी को 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे और ए को 2 पॉइंट्स का बेनिफिट होगा, यानी वो 2 पॉइंट्स किससे ले लेगा? बी से ले लेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं इसको और इसको चूज करा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो 3 पॉइंट दे देगा, किसको? बी को दे देगा। अगर ए पहली स्ट्रेटेजी चूज करता है, बी भी पहली स्ट्रेटेजी चूज करता है, तो इसका मतलब ये होता है ए को 3 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, किसको? बी को देने पड़ेंगे, यानी ए को जो है अपना, या बी को बोलेंगे, बी को जो है 3 का कम लॉस हो रहा है, ठीक है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है ए 5 पॉइंट लेगा, किससे लेगा? बी से लेगा, ठीक है। ए 5 पॉइंट लेगा, किससे लेगा? बी से लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? है ना, क्लैरिटी है। चलो, अब इसमें जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि जिसको, विनर को अगर गेन हो रहा है तो गेन मैक्सिमम करे, और लूजर को अगर मान लेते हैं लॉस हो रहा है तो लॉस को मिनिमम करे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, दो यहाँ पे रोज और कॉलम बनाते हैं, एक रो यहाँ पे बनाते हैं, एक कॉलम यहाँ पे बनाते हैं, सॉरी, इसका नाम होता है रो मिनिमम। रो मिनिमम का मतलब ये होता है कि आपको ये जितनी भी रोज हैं, इन सब में मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है, आपको उसको चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे -3 दिख रही है, -5 दिख रही है, ठीक है, माइनस कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। और कॉलम मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ये जो आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है, कॉलम में इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? तो आप बोलेंगे सर -5 ये दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है? ये 6 दिख रहा है। तो ये जो वैल्यूज मिली हमारे को, है ना, कॉलम में मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम मैक्सिमम -3, सॉरी, ठीक है, -3, -3, 3 और 6, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज जो निकाली हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे हम जो है प्योर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सैडल पॉइंट, ठीक है, और दूसरा आता है कि जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होती है? सबसे पहले तो उसको पढ़ते हैं, एक मिनट, ये रही, या 2 पर्सन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होती है? देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखा सकता हूँ, क्या लिखी हुई है इसमें। लिखा हुआ है, इन अ गेम व्हेन देयर आर ओनली 2 प्लेयर्स एंड द गेन ऑफ वन रिजल्ट in the loss of the other such that the net gain of both players is zero, then that game is called 2 person or zero sum game. या नेक्स्ट आपको देखो क्या डेफिनेशन ले रखी है, इफ द सम ऑफ ऑल द पेमेंट्स टू ऑल द प्लेयर्स आफ्टर अ प्ले ऑफ अ गेम इज इक्वल टू जीरो, देन द गेम इज कॉल्ड जीरो सम गेम। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है कि अगर मान लेते हैं जैसे हम दो लोग हैं, आप हो और मैं हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मेरे को समझिए और आप अपने आप को समझिए। हम दो जो है वो कोई गेम खेल रहे हैं, सपोज करो लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, लूडो खेल रहे हैं। आपने बोला अगर मैं जीत गया, 10 रुपए जो है हमारे पास में है, ठीक है, आपने बोला कि अगर मैं जीत गया तो 10 रुपए मेरे वरना आपके, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 10-10 रुपए की बेट लग गई हम दोनों के बीच में, है ना। तो इसका मतलब ये है, अगर आप जीते तो आपको 10 रुपए का जो गेन हो रहा है, वो 10 रुपए कहाँ से लिए जा रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर आपसे ले रहे हैं हम तो, आप ही दे रहे हो हमारे को पैसे, तो हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा 10 रुपए का लॉस हो रहा है। यानी 10 रुपए अगर आपने गेन करे हैं, यानी ए प्लेयर आप हो, तो बी प्लेयर के 10 रुपए जो है वो कम भी हो रहे हैं, हाँ या ना? है ना, बी प्लेयर के 10 रुपए कम हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल तरीके से, सीधा सीधा बोलूं कि टोटल ओवरऑल पेमेंट का जो सम है वो क्या जीरो है? तो आप बोलेंगे यस सर। तो जीरो सम गेम का मीनिंग आप ऐसे समझिए या ऐसे समझिए कि एक प्लेयर का अगर लॉस हो रहा है तो उतना ही गेन जो है वो दूसरे प्लेयर का हो रहा है ना। तो अगर एक प्लेयर के गेन या लॉस होने पे दूसरे प्लेयर पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ जाए, उसका भी उतना ही लॉस या गेन हो जाए, है ना, तो हम इस तरह की गेम को बोलते हैं जीरो सम गेम। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 रुपए अगर मैं जीत रहा हूं तो 10 ही आपका लॉस हो रहा होगा, 10 रुपए का, यानी आप हार रहे होंगे 10 रुपए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है?
ठीक है। 2 पर्सन जीरो सम गेम में मतलब 2 पर्सन की बात हो रही है, जीरो सम गेम में मतलब सारी पेमेंट्स की बात हो रही है, जितने भी प्लेयर्स हैं सारी पेमेंट्स की बात हो रही है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी हम जीरो सम की गेम की बात करते हैं तो इसमें जब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं या चीजों की बात करते हैं तो इसमें सारी पेमेंट्स का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? पक्का? चलो एक काम करते हैं, है ना, एक काम ये करते हैं, एक सैडल पॉइंट का कॉन्सेप्ट बता के मैं थोड़े बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन देता हूँ आपको, बेसिक बेसिक, ताकि मुझे पता लगे कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको क्लैरिटी है या नहीं है, बस इतना मेरे को देखना है। अगर ऐसा है तो समझ में आ जाएगा मुझे अभी। तो चलिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सैडल पॉइंट होता है एक तरह से एक पॉइंट या किसी भी गेम का ऐसा पॉइंट जिसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होती है मिनिमम मिनिमैक्स वैल्यू के बराबर हो जाती है। यानी ऐसा पॉइंट जो गेम को एक वैल्यू दे देता है, ठीक है, ऐसा पॉइंट प्योर स्ट्रेटेजी में जो एक गेम को वैल्यू दे देता है उस पॉइंट को हम बोल देते हैं सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का काम क्या होता है कि एक पूरी की पूरी जो गेम होती है या पे ऑफ मैट्रिक्स होती है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने का काम करता है। कैसे निकालते हैं इसको? अ, जैसे सपोज करो हमने ये एग्जांपल लिया था, है ना, ये एक एग्जांपल लिया था हमने। सपोज करो हमारे को इसका सैडल पॉइंट चेक करना है कि है या नहीं है, यानी इस गेम में ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और उस गेम की वैल्यू क्या होगी अगर मेरे को पता लगानी है प्योर स्ट्रेटेजी के केस में, तो वो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, ये प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी होती है, प्लेयर बी की स्ट्रेटेजीज होती है। तो आपको करना ये, बी का काम ये होगा कि वो अपने लॉस को मिनिमम कर रहा है, ए का काम ये होगा अपने गेन को मैक्सिमम कर रहा है। तो यहाँ पे दो टेबल आपको बनानी पड़ेगी, रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम की। रो मिनिमम की जब आप टेबल बनाते हो तो आपको काम ये करना है कि यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू चूज कर लेनी है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर -3, -5, ठीक है, -4। अभी मैं इसको शॉर्टकट में करना बताऊंगा, पहले आप इसको तरीके से समझिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम में आप सबसे मैक्सिमम वैल्यू चूज करिए। तो आप बोलेंगे सर सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे -3 है, 3 है और 6 है। अब क्योंकि प्लेयर ए और बी की बात हो रही है तो इसका काम क्या होता है, ठीक है, इनका दोनों का काम होता है अपने गेन को मैक्सिमम करना और लॉस को क्या करना भाई साहब, मिनिमम करना, है ना। तो सबसे पहले जैसे अगर हम रो मिनिमम निकाल लिया हमने, तो पहला मेरा काम होगा मैक्सिमिन निकालना। मैक्सिमिन का मतलब ये होता है कि जो मिनिमम लॉस, सॉरी, मिनिमम गेन है, ए उसको क्या करना चाह रहा है, मैक्सिमम करना चाह रहा है, ठीक है। मैं दोबारा से बात सुनिएगा, मैक्सिमिन का मतलब ये होता है कि जो मिनिमम गेन है उसको ए क्या करना चाह रहा है, मैक्सिमम करना चाह रहा है, यानी ए अपना गेन मैक्सिमम करना चाह रहा है। तो ये और ये मिनिमम गेन्स निकाले मैंने। अगर मैं पूछूंगा इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है सबसे बड़ी, तो आप बोलेंगे सर -3, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे हमारे को निकालना होता है मिनीमैक्स। क्या निकालना होता है, मिनीमैक्स। मिनीमैक्स का मतलब ये होता है कि जो इसका मैक्सिमम लॉस हो रहा है बी का, है ना, उसको मिनिमम करना चाह रहा है बी। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी अगर फॉलो हो रही है या कोई भी कम्पिटिटिव सिचुएशन आ रही है तो बी का तो लॉस हो रहा है ना, तो लूजर पॉइंट पे है ना, मतलब वो लूजर एक तरह का, और ए विनर है इस समय, है ना। तो ए का तो प्रॉफिट हो रहा है, वो चाह रहा है मेरा प्रॉफिट जो है मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम कर लूं मैं। तो मेरे को ए के लिए निकालना है क्या, मैक्सिमिन, और बी के लिए मेरे को क्या निकालना है, मिनीमैक्स। मिनीमैक्स का मतलब क्या होता है, मिनीमैक्स का मतलब दोबारा से सोचिए, मैक्सिमम जो लॉस है उसको मिनिमम करना चाह रहा है वो बी। दोबारा से समझ में आ रही है बात, मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करना चाह रहा है कौन, कौन करना चाह रहा है, बी मिनिमम करना चाह रहा है। तो इसकी वैल्यू आपको करना क्या है, इन सब में, इन सब मैक्सिमम लॉसेस में सबसे मिनिमम कौन सा है, तो आप बोलेंगे -3। तो अगर मान लेते हैं मिनीमैक्स और मैक्समिन, है ना, मिनीमैक्स और मैक्समिन, है ना, मैक्सिमिन, ठीक है, मैक्सिमिन जो सेम आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मतलब अगर मैं बात करूं, मैक्सिमिन ऑफ बी है ये, है ना, और मिनी मैक्स ऑफ ए है ये, मिनी मैक्स, सॉरी, मैक्सिमिन ऑफ ए है और मिनी मैक्स ऑफ बी है, उल्टा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर ये सेम आ जाते हैं तो कितना आ जाएगा, -3। तो ये जो पॉइंट मिलता है इसको बोलते हैं हम सैडल पॉइंट, ठीक है। सैडल पॉइंट करता क्या है, सैडल पॉइंट एक ऑप्टिमल वैल्यू या ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताता है, यानी दोनों कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे दोनों का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले दोनों को। यानी जो अपना गेन मिनिमम करना चाह रहा है उसको, गेन जो है वो मैक्सिमम करना चाह रहा है उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होगी, और जो अपना लॉस मिनिमम करना चाह रहा है उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होगी। ऑप्टिमल का मतलब होता है फिजिबल स्ट्रेटेजी, मतलब सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस समय, ठीक है।
तो सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी क्या होगी, और दोनों के लिए बेहतर सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो निकाल के देता है सैडल पॉइंट। ठीक है, तो अब इसको देखो, मान लेते हैं शॉर्ट में करना है आपको, तो शॉर्ट में करने का तरीका ये होता है कि ये याद रखिए कि दो स्टेप में होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। दो स्टेप में कौन कौन से? पहला स्टेप होता है कि आपको रो में मिनिमम ढूंढना है। रो मिनिमम, ये बात याद रखिए, रो के साथ में मिनिमम। पहला काम ये होगा, आपको रो में मिनिमम ढूंढना है। और मिनिमम ढूंढने के लिए आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सर्कल कर लो। जैसे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे मिनिमम कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे मिनिमम कौन सा दिख रहा है, सर्कल कर लो। कॉलम में आपको क्या ढूंढना है, आपको मैक्सिमम ढूंढना है। तो कॉलम में मैक्सिमम जो भी दिख रहा है, आप उसको रेक्टेंगल से ऐसे बनाओ, कॉलम मैक्सिमम, ये बनाने की जरूरत नहीं है, कॉलम मैक्सिमम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सैडल पॉइंट ढूंढना है। तो सैडल पॉइंट में क्या करना है, जितने भी मैक्सिमम मिले हैं, इसमें सब में मिनिमम कौन सा, मिनिमम कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर -3। और जितने भी मिनिमम मिले हैं उसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है, तो ये -3। तो ज्यादातर क्या होगा, ये दोनों के दोनों देखो एक पॉइंट पे टच कर देंगे। तो जैसे ही रेक्टेंगल और सर्कल एक पॉइंट पे टच करता है, यही पॉइंट होता है इसका सैडल पॉइंट। क्या होता है? सैडल पॉइंट। और यही होती है इसकी वैल्यू ऑफ गेम। तो अगर आपसे पूछेगा वैल्यू ऑफ गेम बताइए, तो वैल्यू ऑफ गेम कितनी है, तो आप बोलेंगे सर -3। सैडल पॉइंट क्या है, तो -3। ठीक है, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है, तो अगर मान लेते हैं इस गेम में ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी चूज करनी है, तो प्लेयर ए जो है, ठीक है, वो कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करेगा, तो वो पहली वाली स्ट्रेटेजी चूज करेगा, A1। और प्लेयर बी जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करेगा, अगर आपसे पूछी जाएगी, तो ये B1 स्ट्रेटेजी चूज करेगा, ताकि उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी के लिए। एक बार और ध्यान से सुन लो, क्या करना है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सैडल पॉइंट का कॉन्सेप्ट में। ठीक है, करना यह है, सबसे पहले तो आपको रो में मिनिमम निकालने हैं, कॉलम में मैक्सिमम निकालने हैं। देखो, रो में मिनिमम, रो में मिनिमम, रो में मिनिमम, कॉलम में मैक्सिमम, कॉलम में मैक्सिमम, कॉलम में मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद में आपका करना क्या है कि मैक्सिमिन निकालना है, यानी मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है ए के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमिन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इन सब मिनिमम में मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है, इन सब मिनिमम में मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, मिनीमैक्स निकालना है। मिनीमैक्स का मतलब ये होता है इन सब मैक्सिमम में मिनिमम कौन सा दिख रहा है। ठीक है, इन सब मैक्सिमम में मिनिमम कौन सा दिख रहा है, जो भी आपने निकाला, अगर ये दोनों सेम है तो यही आपका क्या है, सैडल पॉइंट है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन ये जनरेट हो सकता है कि सर, क्या सैडल पॉइंट जो होते हैं वो एक ही निकलता है, एक से ज्यादा निकल सकते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर ये है, एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं, एक भी निकल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है ना भी निकले, है ना। क्योंकि हर तरह की गेम जो होती है, वो जरूरी नहीं है कि सैडल पॉइंट उसमें एग्जिस्ट ही करेगा। तो एग्जिस्ट करता भी है, एग्जिस्ट नहीं भी करता, और एक से ज्यादा भी बार एग्जिस्ट करता है। तो डिपेंडेंसी आती है कि आप जो है उसको, मतलब क्वेश्चन किस तरीके का है, वो एक सैडल पॉइंट आ रहा है उसमें, एक से ज्यादा आ रहे हैं, या बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो मिक्स स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांस। तो मिक्स स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन में आपको उसको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं। डोमिनेंस रूल होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, प्रोबेबिलिटी मेथड होता है, बहुत अलग अलग तरह के मेथड होते हैं उसको करने के। तो अभी इसको समझ में आया आपको, क्या क्या बोला हमने? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लेयर की स्ट्रेटेजी कौन सी है सबसे बेहतर, तो ये वाली, बी की कौन सी है, तो B1 वाली। ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम क्या है, तो वैल्यू ऑफ गेम वो है जहां पे ये दोनों सर्कल और रेक्टेंगल मैच करेंगे। ठीक है, वही आपके वैल्यू ऑफ गेम है। तो अभी हमने जो भी सीखा उसको देखो समराइज करते हैं। पहले तो बात करते हैं सैडल पॉइंट की। सैडल पॉइंट को हमने सीख लिया, 2% गेम को सीख लिया, और पॉइंट्स कुछ हम उसके बारे में बता रहे हैं। जो सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा कि सैडल पॉइंट जो होते हैं वो हो भी सकते हैं गेम में, और नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि गेम के अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है ना भी एग्जिस्ट करे, मतलब जरूरी नहीं है कि सैडल पॉइंट आए ही आए, हो सकता है ना आए। ठीक है, और सैडल पॉइंट अगर आ गया तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक यूनिक सैडल पॉइंट आ सकता है, एक से ज्यादा भी सैडल पॉइंट आ सकते हैं। मतलब सैडल पॉइंट मोर देन वन भी हो सकते हैं, देयर मे बी मोर देन वन सैडल पॉइंट्स। इन दैट केस गेम हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। आगे बात समझे, कोई डाउट है इसमें? पक्का? तो ज्यादातर जब हम सैडल पॉइंट को लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि मैक्सिमिन, है ना, मैक्सिमिन, ठीक है, इज इक्वल टू मिनी मैक्स लिखते हैं। ठीक है, मिनी मैक्स लिखते हैं, ठीक है, या मिन मैक्स लिखते हैं। ठीक है, तो मैक्स मिन इज इक्वल टू मिन मैक्स लिखते हैं। और याद रखिएगा, मैक्स मिन में जब हम बात करेंगे तो किसी मतलब किसी पोजीशन की बात करेंगे, ए आई जे की या वी आई जे की, है ना, ए आई जे की पोजीशन की बात करेंगे। तो अगर मान लेते हैं मेरे को मैक्सिमिन लिखना है, तो
एक jth कॉलम की बात करेंगे और ith रो की बात करेंगे, है ना, उस केस में, और इसी तरीके से ith रो और jth कॉलम, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सपोज करो कोई वैल्यू दे रहा होगा वो, है ना, तो जो भी वैल्यू दे रहा होगा उसको कुछ भी लिख सकते हैं, ए कुछ भी समथिंग, उसकी एक पोजीशन दिखा सकते हैं हम, ठीक है। वो जो होगा ज्यादातर केसेस में क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा आपका। आगे बात समझ में, कोई डाउट है? नहीं है, चलो बढ़िया। अच्छा, तो अभी हमने जितना बात करा उसके ऊपर जरा ना कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ पहले, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम के ऊपर हमने बात कर ली है वैसे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्लाइड बना रखी है तो भैया इसको पढ़ना चाहिए मुझे, है ना, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए। वैल्यू ऑफ गेम होती क्या है? इट इज द मैक्सिमम गेम गेन टू द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर इफ बोथ द प्लेयर्स यूजेस देयर बेस्ट स्ट्रेटेजी, है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय वी, एंड वी इज यूनिक। मतलब कहने का मतलब ये है, सैडल पॉइंट यूनिक नहीं होता। सैडल पॉइंट जो होते हैं गेम के एक से ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे सैडल पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा गेम की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ गेम ऑलवेज यूनिक होती है, यानी वो बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर मान लेते हैं आपसे पूछा गया कि क्या एक गेम के बहुत सारे सैडल पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर हो सकते हैं। क्या एक गेम की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो नहीं, वैल्यू ऑफ गेम यूनिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है? अगर मान लेते हैं वैल्यू ऑफ गेम 0 आ गई, तो उस समय उस गेम को बोला जाता है फेयर गेम, ठीक है। फेयर गेम का मतलब ये होता है कि उस गेम की वैल्यू क्या निकल रही है, 0 निकल रही है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ द गेम फॉर प्लेयर ए, यानी मैक्सिमाइजिंग प्लेयर, ठीक है, इज एप्सिलॉन, देन द वैल्यू ऑफ द अपोनेंट विल बी माइनस एप्सिलॉन। वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर हमने बोला कि जैसे किसी मान लेते हैं किसी प्लेयर के लिए, ए के लिए वैल्यू ऑफ गेम जो है -3 है, तो बी के लिए वो +3 होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, या ए के लिए +3 है तो बी के लिए -3 होगी। उसका रीजन ये है कि अगर ए जो है वो 3 यूनिट या 3 पॉइंट्स जो है वो उसको गेन हो रहा है, तो बी को उसका क्या हो रहा होगा, नेगेटिव, उसका नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं किसी प्लेयर के लिए एप्सिलॉन है वैल्यू ऑफ गेम, तो बी प्लेयर के लिए माइनस एप्सिलॉन होती है रेक्टेंगुलर गेम में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो एक दो एमसीक्यू देते हैं आपको। जैसे हमने जितना भी पढ़ाया है ना, उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं हम, और क्या क्या चीजें होती हैं उसको बताते हैं। जैसे पहला इसमें बोल रखा है, देयर आर मोर देन 2 पर्सन इन अ गेम, तो गेम का नाम क्या होता है, ठीक है। नॉन जीरो सम गेम, ओपन गेम, बिग गेम, मल्टीप्लेयर गेम, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ए बी सी डी, आप इसको कुछ भी अपने दिमाग में सोच सकते हो। देखो इसके लिए कोई पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे ये वाले क्वेश्चन करने में ना। तो कौन सी गेम होती है? मल्टीप्लेयर गेम होती है, और इसको एक नाम से जानते हैं, वैसे मल्टीप्लेयर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एन पर्सन गेम, ठीक है। एन पर्सन गेम क्या होती है भाई साहब? एन पर्सन गेम ये होती है जिसमें अगर सपोज करो एन जो है वो नंबर ऑफ प्लेयर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स है ना। तो अगर किसी गेम में नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है मतलब जैसे 3 या 3 से ज्यादा है, ऐसा समझ लो। तो 2 से ज्यादा है तो उस गेम को बोल देते हैं हम एन पर्सन गेम, एन पर्सन गेम बोल सकते हैं, मल्टीप्लेयर गेम बोलते हैं। मल्टीप्लेयर गेम एक मैथमेटिकल टर्म नहीं है ना, तो वो तो ये एमसीक्यू में दे दी इन्होंने, बट मैथमेटिकल टर्म मल्टीप्लेयर गेम नहीं है। मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो एन पर्सन गेम बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी गेम की बात करें जिसमें 2 से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, उस गेम को क्या बोला जाता है? एन पर्सन गेम बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ठीक है। गेम अब बात करें कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन क्या होती है? कंपटीशन होती है, मार्केटिंग होती है, नन ऑफ दिस गेम होती है। तो आप बोलेंगे सर गेम होती है ना। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। ये ऑब्वियस सी बात है, आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा इसमें से, है ना। मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आप समझ रहे हो, ये पहला लेक्चर है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ये चीज मेरे को नहीं आ रही है समझ में। हर चीज को 3-4 बार इसलिए बताया जा रहा है, कभी उसको एमसीक्यू की तरफ से बताया जा रहा है, कभी किसी और तरीके से बताया जा रहा है, ताकि आपको ये टॉपिक ना मक्खन जैसा लगे, आपको लगे यार ये तो लड्डू टॉपिक है, ये तो बहुत आसान टॉपिक है ना। तो ये करने के लिए आपको हर चीज को ना लॉजिकली और बार बार अगर आप उसको करोगे तो आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगी। एक बार नहीं बैठेगी, दूसरी बार बैठेगी, दूसरी बार नहीं बैठेगी, तीसरी बार बैठेगी। हमारे सर कहते थे कि 3 बार बैठाओ, और 3 बार नहीं बैठ रही तो चौथी बार तो कोई भी नहीं बैठा सकता तुम्हारे दिमाग में। तो 3 बार भी नहीं आया तो चौथी बार में क्या आएगा, ठीक है। तो अब इधर ध्यान से देखो, वन ऑफ द अजम्पशन इन गेम थ्योरी इज, गेम थ्योरी की कोई एक अजम्पशन है, इनमें से कौन सी है? ऑल प्लेयर्स एक्ट रैशनली एंड इंटेलिजेंटली, विनर alone acts rationally, loser acts intelligently,
बोथ द प्लेयर्स बिलीव इन लक। भाई साहब, हमने क्या बताया था, गेम थ्योरी का यही फ्लो भी है और यही इसकी प्रॉपर्टी भी है कि गेम थ्योरी में ये माना जाता है कि दोनों प्लेयर्स बड़े इंटेलिजेंट है भाई साहब, बड़े लॉजिकल है ना। ये माना जाता है जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, बहुत ही लॉजिकल या इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट देखिए, जैसे एक दे रखा है, फॉर द पे ऑफ मैट्रिक्स द प्लेयर ए ऑलवेज यूजेस। अगर ये पे ऑफ मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो प्लेयर ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, फर्स्ट स्ट्रेटेजी ए के लिए पूछ रहे हैं, ए के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी, मिक्स स्ट्रेटेजी ऑफ बोथ 2 and 1, प्लेयर ए खेलेगा ही नहीं, या प्लेयर ए के लिए सेकंड स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया होगी। कौन सी स्ट्रेटेजी उसके लिए बढ़िया होगी, इसका मीनिंग देखिए जरा। ए को 5 पॉइंट देने पड़ रहे हैं, किसको, बी को देने पड़ रहे हैं। हम ए की तरफ से बढ़ते हैं इसको, ये ए होता है विनर इस समय। ठीक है, ए को 2 पॉइंट देने पड़ रहे हैं, किसको देने पड़ रहे हैं, बी को देने पड़ रहे हैं। ए बी से 10 पॉइंट ले रहा है, ए बी से 5 पॉइंट ले रहा है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है प्ले ए के लिए, प्लेयर ए के लिए। तो सिर्फ अगर मैं ए के पर्सपेक्टिव से सोचूं, सिर्फ ए के पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी ये आपको देखना होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये होती है फर्स्ट स्ट्रेटेजी, पूरी की पूरी को बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रेटेजी, यानी A1। इस पूरे को A1 पढ़ते हैं, इस पूरे को A2 पढ़ते हैं। तो अगर वो A1 यानी पहली स्ट्रेटेजी चूज करता है, B उसके बाद क्या चूज करेगा उसके ऊपर डिपेंडेंसी आती है। देखो A1 अगर उसने ये चूज करी तो उसको दोनों तरफ जो है वो B को कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है ना। अगर उसने A2 चूज करी तो उसको दोनों बार कुछ ना कुछ लेना है, या तो उसको 10 पॉइंट लेने या तो उसको 5 पॉइंट लेने। तो कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है उसके लिए, ये वाली या ये वाली, तो आप बोलेंगे सर सेकंड वाली बेस्ट है। फिर बी कुछ भी चले, है ना, बी ने अगर मान लेते पहली वाली चली तो उसको 10 पॉइंट देने पड़ेंगे, बी ने अगर सेकंड वाली चली वो तो उसको 5 पॉइंट देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों तरफ से ए को 5 या 10 पॉइंट मिल रहे हैं, तो सेकंड स्ट्रेटेजी ए के लिए क्या है, बेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको मतलब चीजें क्लियर हो रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अब जैसे अगर आपको ये पता लग गया है कि ए की स्ट्रेटेजी और बी की स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी कभी भी निकालनी हो आपको तो कौन सी जो होती है सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाएगी, वो अगर आपको पूछा जाए, जैसे फॉर द पे ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर्स प्रिफर टू प्ले, प्लेयर जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी को प्रिफर करेंगे ये आपसे पूछा गया। अभी देखो हम कोई फॉर्मूले की बात नहीं करें, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर आएंगे उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है, चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, सेकंड स्ट्रेटेजी, फर्स्ट स्ट्रेटेजी, कीप क्वाइट, मिक्स स्ट्रेटेजी। कीप क्वाइट का कोई वो नहीं है, ठीक है, आप ये बताइए कि इनमें से क्या बन रहा है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, बनाइए इसको आपके अकॉर्डिंग क्या आपका आंसर होना चाहिए। और देखिए रैशनली सोचना है आपको, हमने मेथड बताए हैं तो मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान से देखें, प्योर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा सबसे पहले सैडल पॉइंट निकालना। ठीक है, सैडल पॉइंट निकलता है या नहीं निकलता, तो रो में मिनिमम, मैं इसके ना टेबल बना के बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, मिनिमम रो, मिनिमम रो या रो मिनिमम ढूंढना होता है, कॉलम में मैक्सिमम ढूंढना होता है। ठीक है, कॉलम में मैक्सिमम ढूंढना होता है, तो मैक्सिमम कॉलम मिनिमम रो। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा रो में मिनिमम क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर -7। ठीक है, अब क्या आ रहा है, -10। कॉलम में मैक्सिमम कितना आ रहा है, तो -7। इसमें कितना आ रहा है, 8। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रो मिनिमम कॉलम मैक्सिमम आपने निकालने के बाद में यहाँ पे मैक्सिमिन कितना निकलेगा, मैक्समिन कितना निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर मैक्समिन जो निकल रहा है हमारा वो निकल रहा है -7, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूंगा मिनिमम मिनीमैक्स कितना निकल रहा है, तो आप बोलेंगे सर मिनीमैक्स जो निकल रहा है हमारे पास में, मिन मैक्स जिसको हम बोलते हैं, वो मैक्सिमम में मिनिमम ढूंढना है आपको, मतलब -7 और 8 में -7 ये आ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ इस गेम का एक सैडल पॉइंट आ चुका है ना। तो सैडल पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या है इसका सैडल पॉइंट, जरा ध्यान से देखो, सैडल पॉइंट जो होगा वो इसका मैक्समिन और मिनीमैक्स के बराबर होगा, है ना। मैक्समिन और मिनीमैक्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, -7। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी या वैल्यू ऑफ गेम की बात करें, वैल्यू ऑफ गेम जो निकली है वो कितनी है, -7 है। और इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी यूज कर सकते हैं, प्लेयर ए जो यूज करेगा वो पहली वाली स्ट्रेटेजी यूज करेगा, है ना। और प्लेयर बी जो स्ट्रेटेजी यूज करेगा वो भी पहली वाली ही यूज करेगा। तो A1 B1 जो है वो पहली स्ट्रेटेजी, फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो है वो इसकी क्या है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मेरी बात समझ में आई कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो ये है करने का तरीका।
अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो क्या कह सकते हैं बस सब, है ना। इस तरीके से आपको इसको करना है। आसान है, टफ है, बताओ कैसा लगा। सही है, चलो बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा है तुम्हारे को समझ में आ गया तो इसको बताओ, इस गेम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 3 5 -5 2, और जल्दी निकाल पाओगे तो और अच्छा है। देखो मैं इसको जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, मैं आपको करने के लिए टाइम दे देता हूँ 45 सेकंड का। 45 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है क्या आ रहा है। ठीक है, 45 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। पहले इसमें रो में मिनिमम वैल्यू ढूंढो, है ना। मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा। अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो को पॉज इसलिए नहीं करूंगा, मेरा पॉज करने से क्या रीजन होता है, आप खुद पॉज कर लीजिए ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो, है ना। खुद पॉज कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम ले लीजिए। ठीक है, मैं पॉज करूंगा तो फिर वो वीडियो में बहुत लैग आ जाएगा, मजा नहीं आएगा फिर, है ना। तो 2 3 में से सबसे पहले 2 आ गया मिनिमम, 5 आ गया मिनिमम। अब मुझे मैक्सिमम ढूंढना है ना। कॉलम में मैक्सिमम ढूंढना है। इस कॉलम में मैक्सिमम कौन सा, तो ये रहा। इस कॉलम में मैक्सिमम कौन सा, तो ये रहा। तो बताओ भाई साहब क्या है वैल्यू ऑफ गेम। बहुत बढ़िया, 2 इसका आंसर आ गया। आगे बात समझ में, नहीं समझ में आया अभी भी। देखो, रो मिनिमम ढूंढना है, रो मिनिमम। इसमें कितना है, 2 है, इसमें कितना है, -5 है। कॉलम में मैक्सिमम ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें कितना है भाई साहब, 2 है, इसमें कितना है भाई साहब, 5 है। अब इन दोनों में मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछता हूँ मिन मैक्स कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम में मिनिमम जो आ रहा है ये 5 है, ये 2 है ना, तो 2 आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो मैक्स मीन कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 आ रहा है। मैक्स मीन भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मिन मैक्स भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। अगर ऐसा है तो सैडल पॉइंट क्या आ गया इसका भाई साहब, सैडल पॉइंट भी आ गया इसका 2। और वैल्यू ऑफ गेम भी कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ गई, वो भी कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। वी मतलब वैल्यू ऑफ गेम वी कितनी आ गई, 2 आ गई, तो 2 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, क्या सैडल पॉइंट ही वैल्यू ऑफ गेम होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बोला कि सैडल पॉइंट तो एक से ज्यादा आ सकते हैं भाई साहब, तो वैल्यू ऑफ गेम यूनिक रहती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें तो आ सकता है ना, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। और ये मतलब सैडल पॉइंट का कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, हम इसको कल की वीडियो में भी करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये पहला पार्ट है इसका, हम इसको सेकंड पार्ट में भी करेंगे सैडल पॉइंट के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट करा रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हो, और उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हो, ताकि आपको पता लगे। रेंज के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें ना, तो रेंज के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बाकी चीजें किस तरीके से आती हैं, वो सारी की सारी पता लगे। आज जो है इसका एक लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इसका सैडल पॉइंट बताओ। ठीक है, कैसे करोगे, रो में मिनिमम ढूंढो, जल्दी ढूंढो। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताओ क्या होगा ये, और क्या है, मिनिमम मिनिमम, ठीक है ये, और क्या है मिनिमम, ये। सही है। कॉलम में मैक्सिमम ढूंढो, कॉलम में मैक्सिमम मैं दूसरे वाले उससे ढूंढता हूँ। कॉलम में मैक्सिमम ढूंढो, इसमें मैक्सिमम कौन सा, ये। इसमें मैक्सिमम कौन सा, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा आपका आ रहा है, -3। तीसरे वाले में मैक्सिमम कौन सा है, 6। ठीक है, सैडल पॉइंट क्या आया, ये रहा। ठीक है, तो क्या आ गया इसका सैडल पॉइंट, -3। बस इतना सा काम करना है आपको। मतलब दो तरह के बच्चे होते हैं, आप पूरी की पूरी टेबल बना लो या तो, ठीक है, रो मिनिमम करके, है ना, रो मिनिमम करके और कॉलम मैक्सिमम करके। ठीक है, अब बना लो, कोई कोई बड़ी बात नहीं, उसको टेबल बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉलम मैक्सिमम नीचे की तरफ ना। ठीक है, तो या तो आप पूरी की पूरी टेबल बना लो, या तो आप सॉल्व कर लो, है ना। एक मिनट, कॉलम मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो देखो कॉलम मैक्सिमम में 3 आएगा, फिर आएगा -3 आएगा, फिर 6 आएगा। इसमें कितना आएगा, आप बोलेंगे सर -4 आ रहा है, -3 आ रहा है, -5 आ रहा है। फिर इसमें मैक्स मीन निकालो, है ना। यहाँ पे मिन मैक्स निकालो, मिन मैक्स निकालो। ठीक है, मिन मैक्स। ठीक है, जैसे आप निकालेंगे तो इसमें देखो पहले वाले में क्या निकल रहा है, -3, है ना। और दूसरे वाले में क्या निकल रहा है, तो आप बोलेंगे सर -3 निकल रहा है। तो यही आ गया इसका सैडल पॉइंट। तो देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं, वही मैंने बोला, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो पूरा पूरा सॉल्व करते हैं, और एक जिनको पता लग गया कॉन्सेप्ट, वो डायरेक्ट निकालो, देख के पता लग जाएगा आपको, है ना। तो हम यही चाह रहे हैं कि आपको ये टॉपिक ना देख के निकालना आ जाए। अगर आपको देख के निकालना आ गया तो मजा आ जाएगा, है ना। जिंदगी गुलजार हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। गुलदार नहीं, गुलजार। ठीक है, गुलजार हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, तो रो मिनिमम कॉलम मैक्सिमम समझ में आ गया, कोई डाउट है। चलो बहुत अच्छी बात है, कल मिलते हैं आपसे। कल देखो और क्वेश्चन करवाएंगे इस पे ना, सैडल पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ है,
कल मिलते हैं, लेकिन आपको कल और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, मज़ा आएगा। आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। कहीं पे अगर आपको डाउट आ रहा है तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।